मेरी जेठानी बे औलाद थी और उनका पति भी मर चुका था। उनको इतना गम पहुंचा कि वह बैठे बैठे ही बेहोश हो जाया करती थी। मेरा पति उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी के वक्त मेरी जेठानी बहुत खुश होती और हाथ में बहुत सारा शॉपिंग के बैग पकड़े हुए होती। एक दिन जेठानी बेहोश हुई तो मैंने पति से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। यह सुनकर मेरी जेठानी को होश आ गया। फिर एक दिन पति जेठानी को हॉस्पिटल ले गया। जब मैंने उसका पीछा किया तो मेरा शौहर जेठानी को हॉस्पिटल के बजाय एक घर में ले गया था। जब मैंने देखा तो पति जेठानी के साथ आज मेरी जेठानी फिर से बेहोश हो गई थी। मेरा पति उसे गोद में उठाए फिर से डॉक्टर के पास ले गया था। सदमा कुछ ऐसा था कि अभी कुछ वक्त पहले ही मेरे जेठ का इंतकाल हुआ था। मेरी जेठानी को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। मेरे जेठ और जेठानी में बहुत मोहब्बत थी। मैंने आज तक उन्हें कभी भी लड़ते हुए नहीं देखा था। मेरे जेठ को दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई थी। 4 दिन से मेरी जेठानी ने खाना भी नहीं खाया। मैं कभी जबरदस्ती उनको दूध पिलाने या फिर कुछ खिलाने की जिद करती तो लेकिन वह साफ इनकार कर दिया करती। एक बात बहुत अजीब थी कि वह किसी के भी हाथ का खाना नहीं खाती थी, लेकिन जब मेरे पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते तो वह खाने लग जाती। मैं और मेरे पति जेठानी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वह बे औलाद थी और उसके पति का इंतकाल कर जाना, मुझे उसकी इस हालात पर बहुत तरस आता था। लेकिन न जाने क्यों जब से मेरे जेठ का इंतकाल हुआ था वह रोज ही बेहोश होकर गिर जाती थी। मेरे पति उनको डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो अब बहुत हैरानी होने लगी थी। एक तो मेरी जेठानी घर का कोई काम भी नहीं करती थी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता था और मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे थे, उनसे ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। अब बेवजह मुझ पर एक और मुसीबत आ गई थी कि मेरी जेठानी आए दिन रोज बेहोश हो जाया करती थी। एक बात यह थी जो मुझे परेशान कर देने वाली थी कि मेरी जेठानी मेरे पति से बिल्कुल भी पर्दा नहीं करती थी। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वह अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी अब मुझे हमेशा इसी घर में रहना है, जबकि वह जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी। और कहने लगी कि बहुत सारी जिंदगी मेरे जेठ आयुष के नाम पर गुजार देंगी। पहले तो मैंने यही सोचा कि वह सदमे में है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब तो 2 महीना गुजर गया था और मुझे अब अपनी जेठानी की हरकतें अजीब लगने लगी थी। वह पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता में उन्हें कमरे में देकर आती थी। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने आती तो वह कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और मिलने से इनकार कर देती थी। मुझे आयुष की तरह से मायूस होता है। अब यह भी नहीं था कि वह हर वक्त रोती रहती थी। पूरा दिन नॉर्मल रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरा पति घर में दाखिल होता वह कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपटकर रोने लग जाती। कहने लगती तुम्हारा भाई मुझे क्यों अकेला छोड़ गया है, मैं अब किसके सहारे जीऊंगी। मुझे न जाने क्यों अब जेठानी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना ही गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती थी। यह कैसा गम था जो सिर्फ मेरे पति को ही लगकर कम होता था। पूरा दिन तो वह अच्छी भली रहती थी। मेरा पति सुबह गया भूखा प्यासा घर लौटा तो वह कमरे से बाहर निकलकर उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती थी या फिर चकरा कर बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उसको गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता। जेठानी जब वापस घर आती तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही बढ़ जाती थी और जब जेठानी डॉक्टर से मिलकर आती तो ठीक ठाक हो जाती। मेरा पति भी बिना कुछ किए अपनी भाभी की खिदमत के लिए तैयार हो जाता था और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो वह इनकार कर देता था कि अभी थका हुआ हूँ, नहीं जा सकता। तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई हैं। मैं चुप हो जाती क्योंकि वह मुझे साफ इनकार कर देता और भाभी को कुछ नहीं पता। मेरी जेठानी जवान थी, मेरे पति की हम उम्र ही थी। मेरे जेठ जबकि मेरे पति से 8 साल बड़े थे। उनके शादी के बाद ही मेरी सास का इंतकाल हो गया था और मेरे ससुर पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। घर में बस या 2 भाई ही रहते थे। मुझे भी शादी के लिए देखने मेरी जेठानी ही आई थी। मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी और उनके सामने मैं बिल्कुल ही कम खूबसूरत थी। मेरे पति भी बहुत खूबसूरत हैं और मेरे जेठ थोड़ा कम खूबसूरत हैं, लेकिन वह बातचीत में बहुत अच्छे थे। 5 साल मेरी ससुराल में बहुत अच्छे से गुजरे थे। मेरे जेठ और जेठानी मेरे साथ बिल्कुल बड़े भाई और बहन की तरह पेश आते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी जेठानी ने मेरे जेठ से कोई फरमाइश की हो और मेरे जेठ ने उनको पूरा ना किया हो। और मेरे पति शुरू से ही मुझसे थोड़ा खींचे रहते थे। शादी की रात ही पता नहीं क्यों मुझे देखने के बाद मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझसे सीधे तरीके से बात भी नहीं की। उसके बाद तो हर वक्त बस मुझ पर तनकीद किया करते थे।
2 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी जेठानी अभी भी बे औलाद थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था, वरना एक घर में रहते हुए वह बे औलाद की कमी मेरे बच्चों को खिलाकर पूरा कर सकती थी। लेकिन वह हर वक्त मेरा ही ख्याल रखती थी। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और अपनी सीधी जुबान से वह घर का सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल देती थी। और वह खुद कभी जिम जाकर अपने फिटनेस का ख्याल रखती तो कभी पार्लर जाकर अपने आप को चमकाती रहती। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े से रहते थे। मुझे बस रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी जेठानी मुझे किचन के कामों में उलझा कर रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो मेरा पति आनंद कहता कि अब तुम्हारे तैयार होने से क्या फ़ायदा, जब मैं आता हूँ तब तो तुम कामों में उलझी रहती हो। तुम्हें देखकर मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। एक तो तुम वैसे भी आम सी लड़की हो और जब भी मैं घर आता हूँ तुम एकदम बेहाल नजर आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम कर लिया करो। भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसे खुशबू से महक रही होती है। इन्हें देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। आनंद की हर वक्त की यह तारीफ मुझे चुभती थी। समझ तो नहीं आती थी, लेकिन उनकी इस बात से तकलीफ बहुत होती थी। लेकिन मेरी बात यह थी कि मैं खामोश और सीधी किस्म की लड़की थी। मुझे ज्यादा चालाकी नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात आनंद ने यही कहा था कि मैं उनके भाभी की बात कोई न टालूंगी, कभी भी उनके साथ बहस नहीं करूंगी। मैंने कभी भी अपनी जेठानी के साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की थी। मेरा रंग गोरा था, लेकिन घर के काम काजों में मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करूं। बल्कि अक्सर यही होता था, जब भी मेरे पति का आने का वक्त होता, मैं किचन का काम करके वापस कमरे में आने लगती तो मेरी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि काजल, तुमने सलाद बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि आनंद को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी पत्नी हो तुम, अपने पति के पसंद नापसंद का भी पता नहीं है तुम्हें। मुझे देखो, मेरे पति आयुष के साथ साथ आनंद का भी पसंद नापसंद का ख्याल है मुझे। मैं सलाद बनाने लग जाती। जैसे ही आनंद घर आ जाते और मेरी जेठानी घर का दरवाजा खोलकर मुस्कुराकर मेरे पति का स्वागत करती। आनंद मुस्कुराकर जवाब देते और यह भी कहते कि भाभी, आज आप कितनी अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज मेरी पत्नी को भी सिखा दे। जब भी मैं घर आता हूँ तो वह किचन में ही नजर आती है। जब भी उसके करीब जाकर बात करने की कोशिश करूँ तो अंदर से लहसुन और प्याज की बदबू से मेरा जी मचलाने लगता है। आनंद की बात सुनकर मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगती और कहती कि तुम्हारी पत्नी में बहुत सुस्ती है, सारा दिन उनसे घर के काम ही खत्म नहीं होते। मैं तो तुम्हारे भाई के आने से पहले ही सब काम निपटा कर देखो कैसे तैयार हो जाती हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि यह रंग और रोज सिर्फ आनंद के आने पर ही दिखाती थी। जब भी मेरे जेठ थके हारे काम से वापस आते तो वह मेरे पति के साथ कमरे में बैठी बातें कर रही होती थी। दरवाजे पर बेल बजती तो मुझसे कहती कि जाकर दरवाजा खोल लो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन से सलाद काटकर रोटियां बनाकर बाहर निकलती। दरवाजा खोलकर मैं अपने कमरे में चली जाती। जब मैं नहा धोकर बाहर निकलती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई दफा यह भी होता है कि आनंद और मेरी जेठानी खाना खा चुकी होती। मेरे जेठ भी जब थके हारे आकर फ्रेश होकर बाहर आते तो उनका खाना टेबल पर ढका हुआ रखा होता। मेरी जेठानी आनंद के साथ टीवी देख रही होती थी, लेकिन मेरे जेठ इन बातों को महसूस नहीं करते थे। सुबह चुपचाप खाना खा लेते और जैसे ही खाना खा लेते तो मेरी जेठानी मुझसे कहती कि अब यह बर्तन तुम संभालो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं टेबल पर से बर्तन उठा रही होती तो यह सोचती कि पहले भी तो सारा काम मैंने किया है, वह करती ही क्या है। पहले भी अपने हुस्न को चमकाती रहती। शादी के कुछ महीनों बाद ही मैं पेट से हो गई थी। तब आनंद का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ और उसके साथ मेरे जेठ भी बहुत खुश थे। उनको बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वह जब भी घर लौटते तो मेरे बेटे को पकड़ लेते और उसे प्यार करने लग जाते। लेकिन मेरी जेठानी बिल्कुल भी मेरे बच्चों को नहीं पकड़ती थी। वह बोलती तो बहुत कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी भी उनकी आंख में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बेटा 1 साल का ही हुआ था, फिर मैं फिर से पेट से हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मेरा एहसास करेगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां उतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ मैं ऐसी हालात में थी, किचन का सारा काम नहीं करती। अगर कभी आनंद से शिकवा कर भी देती कि जेठानी मेरी जरा सा भी मदद नहीं करती तो वह मुझ पर चिल्लाने लगते और कहते कि अब तुम बेवकूफ़ औरतों की तरह मुझसे चुगली करना शुरू कर दो ताकि हमारे घर में लड़ाई शुरू हो जाए। भाभी भी तो है, लेकिन कभी भी उन्होंने तुम्हारी शिकायत मुझसे नहीं की, क्योंकि वह घर बनाना जानती है, रिश्ते निभाना चाहती है।
तुम्हारी तरह वह दिल में नफरत नहीं रखती। खबरदार, जो तुमने भाभी के बारे में कुछ कहा तो जरा सा काम क्या पड़ गया, तुम तो मेरे सर पर ही चढ़ गई हो। आनंद मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जेठानी करती क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। बाकी सब काम के लिए नौकरानी थी। कपड़े, झाड़ू और सफाई वह सब कर जाती थी। बाकी का काम मैं ही करती थी। दूसरा बेटा होते ही मैं घनचक्कर बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता कि घर की जिम्मेदारी और बेटे के चक्कर में मैं आनंद को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाती थी। मैं दिन भर की थकी होती थी और लड़ते ही गहरी नींद में सो जाया करती थी। खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था और आनंद ने भी मुझसे शिकायत करना छोड़ दिया था। मुझे तो यही लगता कि आनंद मुझे कामों में उलझा देखकर मेरी मजबूरी को समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कुछ महीने पहले की बात है, जब मेरे जेठ चुपचाप रहने लगे थे और सिगरेट भी ज़्यादा पीने लगे थे। सिगरेट वह पहले भी पीते थे, लेकिन कभी कभी। अब तो वह हर वक्त सिगरेट पीते रहते थे, किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे। मेरी जेठानी को तो उनका कोई ख्याल ही नहीं था। उनकी वह रूटीन थी, अपने फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वह लापरवाह किस्म की औरत थी या शायद खुद पसंद थी। मेरे जेठ की उन्हें जरा सी भी परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का भी अजीब हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार हो जाता। एक तो भूख लगती तो दूसरा भी भूखा हो जाता। मुझे दूध गर्म करने के लिए रात को उठकर किचन में आना ही पड़ता था। मैं जब अपने कमरे से निकलकर किचन में जाती तो मेरे जेठ ड्राइंग रूम में बैठकर सिगरेट पी रहे होते। वह किसी गहरी सोच में डूबे होते थे। उन्हें मेरे किचन में आने का पता ही नहीं चलता था और ना ही वापस अपने कमरे में जाने का पता चलता। वह अपनी ही सोच में गुम थे। जब मैं वापस कमरे में गई तो मेरे दोनों बच्चों रो रहे थे और आनंद उनकी वजह से उठ गए थे। मैंने दोनों बच्चों को दूध दिया तो वह चुप हो गया और मैंने आनंद से कहा कि आयुष भाई आजकल परेशान लग रहे हैं, सिगरेट भी ज़्यादा पीते हैं, आखिर क्या वजह है? आनंद शायद नींद में थे, कह रहे थे शायद कोई ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। आनंद ये कहकर सो गए, लेकिन आयुष भाई अपना गम अपने सीने से छुपाए इस दुनिया से चले गए थे। और अब मेरी जेठानी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही आनंद अपने ऑफिस से घर आते वह उनके गले लगकर रोने लग जाती और बेहोश हो जाती। आनंद उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाते। जब वह वापस आते तो जेठानी खुश मिजाज नजर आती थी। मैं तो हैरत से थी कि मेरी जेठानी अभी 2 माह ही गुजरे थे कि सज धज कर घूमना शुरू कर दिया था और मेरे पति के पास जाकर रोने लगी और कहती कि आयुष को मैं ऐसे ही अच्छी लगती थी। कहते थे कि तुम हमेशा सच समझ कर रहा करो, लेकिन अब वह नहीं रहे। लोग मुझे कहाँ सच समझ कर रहने देंगे, जैसा आयुष चाहते थे। उनकी बात सुनकर आनंद भी उनकी तारीफ करने लगते और कहते कि वह वैसा ही सच समझ कर रहा करें जैसे वह भाई के सामने रहा करती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं अपनी जेठानी या अपने पति को कुछ कह पाती। अब तो मेरी जेठानी तैयार होने लगी, रात तक घंटों घंटों मेरे पति से बात करती रहती। मुझसे अब यह सब देखा नहीं जा रहा था। हर 2-3 दिन बाद वह बेहोशी का नाटक करती। फिर जब वह आनंद के साथ वापस आती तो उनके हाथ में शॉपिंग बैग भी होती थी। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। जब मैं आनंद से कहती तो वह कहते कि मैंने भाभी का दिल बहलाने के लिए उनको शॉपिंग करा दी है, ताकि उन्हें न लगे कि आयुष भाई नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक बार जो मैंने अपनी नज़रों से देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। रात को मैं बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर उठी थी। बिस्तर पर देखा तो आनंद नहीं थे। जब मैं दूध बनाने के लिए किचन की तरफ गई तो मेरी जेठानी की हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं दबे कदमों से उनके कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद था, लेकिन एक खिड़की खुली हुई थी। जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वापस आकर अपने कमरे में रोने लगी, अपने बच्चे को दूध दिया। कुछ देर बाद आनंद मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए और मुझसे कहा, तुम अभी तक जाग रही हो, आप इस वक्त कहाँ थे? मैंने पूछा तो कहने लगे, भाभी भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैं पानी पीने के लिए निकला तो उनके कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थी और मैं उनके पास चला गया। उनको तसल्ली देने लगा कि आप रोया ना करें, मैं आपका वैसा ही ख्याल रखूँगा जैसे भाई रखा करते थे। मैं मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है क्या? मेरी बात सुनकर उनके माथे पर पसीना आ गया था और कहने लगे, तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो क्या? तुम क्या समझती हो वह बस मेरी भाभी है, वह मेरे भाई की बीवी है। मैं उन्हें छोटा भाई की तरह तसल्ली दे रहा था। लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो मैं उनसे ज़रूर शादी कर लूँगा। यह बात सुनकर मेरे तो हवास ही गुम हो गए थे। मेरे माँ बाप पैसे वाले तो थे नहीं, मेरी और भी छोटी बहनें थीं
जो शादी के लायक हो चुकी थी और अच्छे रिश्ते के इंतजार में बैठी थी। मैं अपने 2 बच्चों के साथ मैके जाकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने चुप्पी साध ली और बस अंदर ही अंदर रोती रहती थी। फिर मैंने कभी इस बात का आनंद से शिकायत नहीं किया था। मेरी जेठानी तो और भी बेतकल्लुफ हो गई थी। अब तो वह आनंद के साथ बाहर घूमने भी चली जाती थी। वह मुझ पर पहले से ज्यादा हुक्म चलाने लगी थी, लेकिन मैं भी कब तक यह सब बर्दाश्त करती रहती। मैं भी एक औरत थी, कैसे अपने पति की मोहब्बत को बांट सकती थी। एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की कोई चीज है भी या नहीं? मेरे पति के साथ यूँ आपको घूमते फिरते कोई शर्म नहीं आती? वह पति मेरा है और रात को आप रो रो कर उसे अपने कमरे में बुला लेती हैं। उस दिन जब मैंने रात को खिड़की से देखा तो आप आनंद के सीने से लगकर हंस रही थी और कह रही थी कि तुम मुझे बिल्कुल आयुष की तरह लगते हो। जब तुम मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि मैं आयुष के पास हूँ। और आपने कहा था कि आनंद मुझे छोड़कर मत जाओ। तो आनंद ने कहा था कि भाभी आप हर वक्त क्यों भैया को याद करती रहती है? इस तरह से तो आप बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे यह सब बर्दाश्त कर सकती थी, जिस पर सिर्फ मेरा हक है। उसे कैसे आनंद की भाभी आंसू बहाकर हासिल कर ले। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखें और फिर आनंद को देखो। तुम उसके साथ कहाँ अच्छी लगती हो? तुम उसकी बीवी कम और नौकरानी ज्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ था और मैंने कहा, आपने मुझे क्यों अपने देवर के लिए पसंद किया था? उनके लिए किसी खूबसूरत लड़की को क्यों नहीं चुना था? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस पर हंसने लगी और कहने लगी कि मैंने तुम्हें जानबूझकर आनंद के लिए पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम आनंद के हिसाब से अच्छी नहीं हो। 8 साल में मुझे तुम जैसी आम शक्ल सूरत की लड़की आनंद के लिए चाहिए थी, ताकि वह तुम्हारी बजाय मुझको देखने में दिलचस्पी रखे, मेरी तारीफ करे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरे बाप ने आयुष की ईमानदारी देखकर एक मामूली से शक्ल सूरत के इंसान के साथ मेरी शादी करवा दी थी। जब मैं विदा होकर इस घर में आई तो पहली बार आनंद को देखा था। वह अपने भाई से बिल्कुल अलग था। उसे देखकर पहली नज़र में ही मैं अपना दिल हार बैठी थी। अब मैं आलस के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही शख्स था और वह था आनंद। आयुष भी मेरे हुस्न के बहुत तारीफ करते थे, लेकिन मुझे कभी भी उनके जुबान से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज आनंद के लिए तैयार होती थी। वह मुझे भाभी समझता था, मेरी इज्जत करता था, लेकिन मुझे आनंद से सिर्फ एक ही तकलीफ थी कि वह मुझसे दूर दूर रहता था। शायद इसलिए कि मैं उसके भाई की बीवी थी, लेकिन आनंद की यह बेरुखी मेरी जान जलाकर रख देती थी। मेरी सास बीमार रहती थी, उससे मेरे खिदमत की जरूरत थी, लेकिन मुझे ना पति की परवाह थी और ना ही सास की। मैं तो एक हुस्न प्रश्न औरत थी। मुझे तो हसीन मर्द अच्छे लगते हैं और आनंद मेरी सोच पर उतरा था। आयुष भी अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस जरूरी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ और ना ही आयुष में कोई ऐब था। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं आयुष से दूर रहने और आनंद के करीब होने की बहाने ढूंढती रहती थी। अपनी माँ के इंतकाल के बाद आनंद मुझसे बातें करने लगे। आयुष को यही लगता था कि मैं आनंद का ख्याल रख रही हूँ ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी आयुष ऑफिस से आता तो मैं तैयार होकर उसके सामने आ जाती। फिर मैं आनंद से खुद ही पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह मुझे देखकर मेरी तारीफ करे। जब वह मेरी तारीफ करता तो मैं हवाओं में उड़ने लगती थी। अगर आनंद की पत्नी मुझसे ज्यादा हसीन होती तो वह उसकी तरफ मैल हो जाता और मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए उसने शादी के बाद मुझसे शिकायत की थी। कुछ नहीं कहा कि मैंने उसके लिए उसे क्यों पसंद किया है। कहने लगा, भाभी आप कोई अपनी जैसी लड़की ढूंढ लाती। यह सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा था। तुम्हें मैं इसलिए हर वक्त किचन में उलझा रखती थी ताकि तुम आनंद के दिल में अपना घर न बना सको। आनंद मेरे करीब आ रहा था। आयुष को मुझ पर शक हो रहा था। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गम को दिल से लगा लिया। वह मेरी आंखों में आनंद की मोहब्बत को देखते थे। मैं उनसे आनंद की मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। यह भी कह चुकी थी कि वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उनके साथ मजबूरी में जिंदगी गुजार रही हूँ। उसके बाद आयुष कमरे में सोने के बजाय ड्राइंग रूम में सोने लगे थे, चुप से रहने लगे थे। शायद उनसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए मेरी जान जल्दी ही उनसे छूट गई थी। अब आनंद की सारी हमदर्दी मेरे साथ है। वह दिन दूर नहीं कि जब आनंद मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा।
मैं हैरत से अपनी जेठानी की काली करतूतों को सुन रही थी। कभी बाहर का दरवाजा खुला देखा तो आनंद गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुए और एक जोरदार तमाचा जेठानी के मुंह पर मारकर कहने लगे कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाएं, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। आनंद सारी बातें सुन चुके थे। मैंने दिल से अपने खुदा का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वह मेरी बात पर शायद कभी भी भरोसा नहीं करते। मेरे जेठानी की काली करतूत उनके सामने आ चुकी थी, इसलिए शायद वह वहाँ से चुपचाप चली गई और आनंद मुझसे माफी मांगकर मेरे साथ रहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। रिश्ते की भलाई इसी में है कि जिस रिश्ते को जिस रिश्ते से बनाया गया उसको उसी नज़रिए से देखा जाए, इसी में हमारी भलाई है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।